क्या आप स्टॉक मार्केट में अंडरवैल्यूड स्टॉक्स या हिडन जेम्स को ढूंढ रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। हम सभी ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स दें, है ना? तो आज मैं आपको 3 ऐसे अंडरवैल्यूड और डेट फ्री स्टॉक्स बताऊंगी जिनका शेयर प्राइस 500 रुपए से कम है। थियोरेटिकली समझाऊं तो अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अपनी इंट्रिंसिक यानी कि बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू से कम प्राइस पे ट्रेड हो रहे हो, ताकि इन्वेस्टर्स को बाय लो एंड सेल हाई का चांस मिल सके। यानी कि अगर एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है और अगर वो 70 पे ट्रेड कर रही है तो उस कंपनी को अंडरवैल्यूड माना जाता है ना? सिंपल। लेकिन थ्योरी विल ओनली टेक यू सो फार। मानते हो कि नहीं? प्रैक्टिकली एक कंपनी की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। प्लस हर इंसान का एक कंपनी के बिजनेस को इवैल्यूएट करने का तरीका और एक पर्टिकुलर बिजनेस को लेके परसेप्शन काफी डिफरेंट हो सकता है। एक कंपनी की वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए कई मैथमेटिकल मॉडल्स भी होते हैं, जैसे कि DCF मॉडल। मगर अगेन यहाँ भी कुछ अजम्पशंस होते हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, या फिर वो अजम्पशंस रियल वर्ल्ड में गलत भी हो सकते हैं। इसलिए कंपनी अंडरवैल्यूड है या नहीं, इसका कोई श्योर शॉर्ट जवाब तो बिल्कुल नहीं है, मगर इसका एक रफ आइडिया जरूर लिया जा सकता है। और इसके लिए मार्केट में एक मेट्रिक वाइडली यूज होता है जिसका नाम है पी रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। पी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए कंपनी के करंट शेयर प्राइस को उसकी अर्निंग्स पर शेयर यानी कि EPS से डिवाइड किया जाता है। यूजुअली एक हाई पी रेशियो इंडिकेट करता है कि कंपनी कि स्टॉक ओवरवैल्यूड है और एक लो पी रेशियो सजेस्ट करता है कि स्टॉक अंडरवैल्यूड है। अब स्टैंड अलोन बेसिस पे पी रेशियो के कोई मायने नहीं है, बल्कि आपको एक कंपनी के पी को उसके पियर्स या इंडस्ट्री के एवरेज पी से कंपेयर करना होगा, तभी आपको पता लग पाएगा कि कोई स्टॉक अंडरवैल्यूड है या ओवरवैल्यूड। आज के वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को चुना है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा है, ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा है, लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% से ज्यादा है, डेट टू इक्विटी 0 है और पी रेशियो इंडस्ट्री के पी रेशियो से कम है। इस वीडियो में हमने 24 जुलाई 2023 के नंबर्स को लिया है। जिस स्टॉक का शेयर प्राइस सबसे कम है उसको हम एंड में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली कंपनी के साथ। फर्स्ट कंपनी है राइट्स लिमिटेड। 1974 में स्टैब्लिश राइट्स एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो ट्रांसपोर्ट, कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी काफी सारे सेक्टर्स में सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि रेलवेज, हाईवेज, अर्बन इंजीनियरिंग, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रोपवेज एक्सेट्रा। एज ऑफ 24 जुलाई 2023 कंपनी का शेयर प्राइस 483.5 रुपीज है, जिसके तहत कंपनी का पी रेशियो 21.5 टाइम्स बनता है, जो कि 24.9 टाइम्स इंडस्ट्री पी से काफी कम है। राइट्स ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनिशियल आइडिया से लेके प्रोजेक्ट के फाइनल इम्प्लीमेंटेशन तक का सारा काम राइट्स देखती है। इसका मतलब है कि वो प्लानिंग, डिजाइनिंग, बिल्डिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा में असिस्ट करती है। अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये 4 मेन सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। पहला है कंसल्टेंसी, दूसरा टर्न की मतलब पूरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट टू फिनिश हैंडल करना, थर्ड है एक्सपोर्ट्स और फोर्थ है लीजिंग। चलिए इन सेगमेंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कंसल्टेंसी सेगमेंट। इसके अंडर राइट्स रिसर्च करके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, इंजीनियरिंग सर्विसेज को डिजाइन करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज और इंस्पेक्शन एक्सेट्रा जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। टर्न की प्रोजेक्ट्स के अंडर वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लेते हैं, जैसे कि रेलवे सिस्टम्स के लिए रेलवे लाइन एनहांसमेंट्स वर्क, रेलवे वर्कशॉप्स की मॉडर्नाइजेशन एक्सेट्रा। एक्सपोर्ट सेगमेंट की बात करें तो राइट्स रोलिंग स्टॉक यानी कि व्हील्ड व्हीकल्स जो रेलवे पर यूज होते हैं, इंक्लूडिंग लोकोमोटिव्स, कैरेजेस, वैगन्स और भी कई सारे व्हीकल्स प्रोवाइड करने वाली इंडियन रेलवेज की इकलौती एक्सपोर्ट आर्म है। फाइनली फोर्थ सेगमेंट के अंडर ये कंपनी डोमेस्टिक और फॉरेन क्लाइंट्स को लोकोमोटिव्स लीज पे प्रोवाइड करती है। ये डोमेस्टिक क्लाइंट्स के रेलवे सिस्टम्स को ऑपरेट और मेंटेन करती है और अपने क्लाइंट्स को लोकोमोटिव्स की मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू कंसल्टेंसी सेगमेंट से आया था एट 47%।
35% आया था टर्नकी सेगमेंट से, 12% एक्सपोर्ट से और 6% लीजिंग से। पिछले 5 सालों में राइड्स की सेल्स 12% CAGR से ग्रो हुई हैं, जबकि प्रॉफिट्स 10% CAGR से। राइड्स की ऑर्डर बुक काफी हेल्दी है एट 5,870 करोड़, जो उन्हें एक हेल्दी रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कंपनी के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज ये है कि इस ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में कंपेटिटिव इंटेंसिटी काफी हाई है, जिसकी वजह से उनके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। चलिए अब राइड्स के कुछ फाइनेंशियल नंबर्स को देख लेते हैं और उन्हें इसके लिस्टेड पीयर्स यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो राइड्स इन दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है और इन दोनों से ज्यादा ROE भी जनरेट कर रही है। 1 ईयर रिटर्न को देखें तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने राइड से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को ही आउट परफॉर्म कर रही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ, जिसका नाम है निपन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। निपन लाइफ इंडिया AMC 1995 में स्टैब्लिश हुई थी और कंपनी कई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ETFs, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स और पेंशन फंड्स, ऑफशोर फंड्स एक्सेट्रा। इस कंपनी को निपन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रमोट करती है, जो जापान की एक लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है। कंपनी इंडिया की 4th लार्जेस्ट AMC है और नंबर 1 नॉन बैंक स्पॉन्सर्ड म्यूचुअल फंड कंपनी है। एज ऑफ 24 जुलाई 2023 कंपनी का शेयर प्राइस 316.2 रुपीज है, जिसके तहत कंपनी का PE रेशियो 27.2 टाइम्स बनता है, जो कि 32.1 टाइम्स इंडस्ट्री PE से काफी कम है। निपन लाइफ AMC इंडिया की लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है, वो भी एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड के साथ। एज ऑफ 31 मार्च 2023 कंपनी के टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM 3,62,981 करोड़ रुपीस के थे, जिसमें से म्यूचुअल फंड AUM 2,86,873 करोड़ रुपीस पे था। कंपनी के 2 रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं, AMC मैनेजमेंट फीस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फीस, जिसमें एडवाइजरी फीस भी आती है। AMC के अंडर कंपनी म्यूचुअल फंड्स ऑफर करती है, जिसमें 42 एक्टिव स्कीम्स और 41 पैसिव स्कीम्स हैं। इसके अलावा कंपनी के पास 17 AIF स्कीम्स और 4 ऑफशोर स्कीम्स भी हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कि PMS के अंडर कंपनी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू मैनेजमेंट फीस से आया था एट 97.78% और बाकी का 2.22% पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फीस से। बात करें सेल्स की तो पिछले 5 सालों में निपन लाइफ इंडिया AMC की सेल्स 3% CAGR से नीचे गई हैं, वहीं पिछले 3 सालों में 8% के रेट से बढ़ी हैं। प्रॉफिट्स की बात करें तो वो 10% और CAGR 20% से बढ़े हैं इन लास्ट 5 years एंड 3 years रिस्पेक्टिवली। कंपनी के लिए एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज ये है कि इंडिया में अभी भी म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन GDP का सिर्फ 16% है, जबकि ग्लोबल एवरेज 70% से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि कंपनी अभी काफी सारी ग्रोथ कर सकती है। इसके अलावा कंपनी ने इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टैब्लिश किया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी के एम्पैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स का टोटल बेस 91,000 से भी ज्यादा का पहुंच गया है। उनके AUM का 58% म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी कि MFDs से आता है, 20% नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स से और 22% बैंकिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स से। पॉजिटिव बात यह है कि इंडिया की टॉप 5 AMCs में से निपन लाइफ इंडिया AMC की बैंकिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स पे डिपेंडेंस सबसे कम है। फर्दर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इनके टोटल एसेट्स में 5% से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, जो उन्हें कंसंट्रेशन रिस्क से बचाता है। हालांकि कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इंटेंस कंपटीशन। बढ़ते कंपटीशन की वजह से कंपनी के AUM ग्रोथ में डिक्लाइन आया है और वीक मार्केट और रेगुलेटरी रिस्क की वजह से आउटफ्लोज भी बढ़े हैं। इसलिए कंपनी का मार्केट शेयर स्लाइटली रिड्यूस भी हुआ है। अब हम निपन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट के कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स को देख लेते हैं और उनको उसके लिस्टेड पीयर्स जैसे कि HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ कंपेयर कर लेते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में निपन लाइफ डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। जहां सेल्स ग्रोथ में टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लीड कर रही है, वहीं ROE और स्टॉक मार्केट रिटर्न्स में HDFC AMC लीड पे है। अब बढ़ते हैं आज की लास्ट कंपनी की तरफ, जिसका नाम है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। गुजरात में लोकेटेड GMDC इंडिया की लीडिंग माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग कंपनीज में से एक है।
ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट लिग्नाइट प्रोड्यूसिंग कंपनी है और इंडिया में लिग्नाइट की नंबर 1 मर्चेंट सेलर भी है। लिग्नाइट मतलब ब्राउन कोल जो बॉयलर्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है। एज ऑफ 24 जुलाई 2023 कंपनी का शेयर प्राइस 184.95 रुपीज है, जिसके तहत कंपनी का पी रेशियो 4.85 टाइम्स बनता है, जो कि 10.9 टाइम्स इंडस्ट्री पी से काफी कम है। जीएमडीसी प्राइमरीली 2 सेक्टर्स में एंगेज्ड है और वो है माइनिंग एंड पावर। सबसे पहले बात करते हैं माइनिंग सेगमेंट की। इस सेगमेंट के अंडर कंपनी अलग अलग मिनरल्स और मेटल्स जैसे कि लिग्नाइट, बॉक्साइट, फ्लोरस्पार, मैंगनीज, सिलिका सैंड, लाइमस्टोन, बेंटोनाइट और बॉल क्ले को गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि कच्छ, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, अमरेली, भावनगर से माइन और एक्सट्रैक्ट करती है। अब बात करते हैं पावर सेगमेंट की। कंपनी की पावर सेक्टर में एक साइजेबल प्रेजेंस है और इसके पास थर्मल पावर और रिन्यूएबल पावर का एक ब्रॉड पोर्टफोलियो है, जिसमें सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू माइनिंग सेगमेंट से आता है एट 90.53% और बाकी का 9.47% आता है पावर सेगमेंट से। कंपनी ने अपनी सेल्स पिछले 3 सालों में 34% के CAGR के रेट से बढ़ाई हैं, जबकि सेम पीरियड में प्रॉफिट्स 103% के इम्प्रेसिव CAGR से बढ़े हैं। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ओवर द इयर्स काफी वॉलेटाइल रहे हैं, विद अ लो ऑफ -12% इन दिसंबर 2020 एंड अ हाई ऑफ 44% इन मार्च 2022। -12% के लो पॉइंट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ने ओवरऑल अपवर्ड ट्रेंड दिखाया है और रिसेंट पीरियड्स में ये हायर 30s में रहा है। इससे पता लगता है कि कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को ओवर टाइम इंप्रूव कर पाई है। कंपनी लिग्नाइट माइनिंग में डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय करती है। जीएमडीसी गुजरात में लिग्नाइट की टोटल डिमांड का अराउंड 25% प्रोवाइड करती है और फाइनेंशियल ईयर 25 तक वो अपने शेयर को 30 से 35% तक इंक्रीज करने के लिए एम कर रहे हैं। मोरोवर, आने वाले सालों में लिग्नाइट की डिमांड स्टेडी रहने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये थर्मल पावर, टेक्सटाइल, स्टील और सीमेंट जैसी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। प्लस इंडिया इंपोर्टेड कोल पर काफी रिलाई करता है, जिसको लिग्नाइट से रिप्लेस किया जा सकता है। इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए सरकार इंडिया में ही ज्यादा लिग्नाइट और कोल माइंस को डेवलप करने के लिए काम कर रही है और ये जीएमडीसी को बेनिफिट कर सकता है। हाउएवर, मैं आपको बता दूं कि जीएमडीसी के ऑपरेशंस में रेगुलेटरी रिस्क हैं। अगर कंपनी गवर्नमेंट द्वारा सेट गाइडलाइंस और लॉज को फॉलो नहीं करती है तो इससे उनका बिजनेस एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ कोल की गाइडलाइंस फॉर माइन क्लोजर प्लान के अनुसार जीएमडीसी को अपनी ऑपरेटिंग लिग्नाइट माइंस के क्लोजिंग से एसोसिएटेड कॉस्ट को अभी से एस्टिमेट और रिकॉग्नाइज करके वो पैसे अलग रखने पड़ेंगे। इससे कंपनी के ऊपर एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है और उन्हें ऐसे ही कई गवर्नमेंट रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। चलिए अब जीएमडीसी के कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स को उसके लिस्टेड पेयर्स KIOCL लिमिटेड एंड MOIL लिमिटेड के साथ कंपेयर करते हैं। अगर वैल्यूएशंस की बात की जाए तो जीएमडीसी दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ और ROE भी बाकी दोनों कंपनीज से ज्यादा है। इवन स्टॉक परफॉर्मेंस में भी जीएमडीसी अपने पेयर्स को आउट परफॉर्म कर रही है। तो ये थे 3 ऐसे डेट फ्री और पोटेंशियली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जो 500 रुपीज से कम के शेयर प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। क्या आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई स्टॉक है? कमेंट्स में बताइए। याद रखिए कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.